चलिए आज शुरू करने वाले हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मतलब अपना सेकंड हेड। फर्स्ट हेड सैलरी है और सेकंड हेड है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अच्छा, मेरे को आप चार्जिंग सेक्शन सारे हेड्स के बता सकते हो क्या? सैलरी हेड का क्या है? 15, हाउस प्रॉपर्टी का 22, बिजनेस प्रोफेशन पीजीबीपी हेड का 28 और कैपिटल गेन का 45 और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस 56। चार्जिंग सेक्शन आपको सारे हेड्स के पता हैं, ठीक है? तो आज हम शुरू कर रहे हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। जैसा कि अभी हमने बात की, चार्जिंग सेक्शन 22 है। चार्जिंग सेक्शन 22 में क्या दे रखा है ये समझना है। चार्जिंग सेक्शन 22 में कुछ कंडीशंस दे रखी हैं। मतलब हाउस प्रॉपर्टी हेड अप्लीकेबल कब होगा? अप्लीकेबल तभी होगा जब कुछ कंडीशंस सेटिस्फाई हों। 3 कंडीशन देखी हैं। क्या तीनों साथ में सेटिस्फाई होना जरूरी है? यस, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है, तभी हाउस प्रॉपर्टी हेड अप्लीकेबल होगा और रेंटल इनकम इस हेड में टैक्सेबल होगी। तो वो 3 कंडीशंस क्या है कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी चार्जिंग सेक्शन 22 में टैक्सेबल हो? इसके लिए क्या कंडीशंस फुलफिल हों? हाउस प्रॉपर्टी हेड अप्लीकेबल हो जाए, इसके लिए क्या कंडीशंस सेटिस्फाई हो? फर्स्ट कंडीशन है, there must be a house property। हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए, पहली कंडीशन। अब सवाल पैदा होता है, हाउस प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है? हाउस प्रॉपर्टी का इन जनरल मीनिंग होता है बिल्डिंग, या फिर बिल्डिंग तो है ही, बिल्डिंग के साथ लैंड अपूर्टिनेंट देयरटू। लैंड अपूर्टिनेंट देयरटू मतलब उसके साथ जो अटैच्ड लैंड है। बिल्डिंग के नीचे जो लैंड है वो तो है ही है, उसके अपूर्टिनेंट क्या, इसको हम इस तरीके से समझते हैं। देखिए, सपोज एक बिल्डिंग का सुपर स्ट्रक्चर बना हुआ है। एसएससी ने उसके प्लॉट की जमीन इतनी है, सिर्फ इतने ही एरिया में उसने बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की और ये बाउंड्री वॉल बना दी, ठीक है? यहां पर मेन गेट बना दिया, तो यहां पर उसका कार पार्किंग का स्पेस है, यहां पर उसका गार्डन बना हुआ है, ठीक है? तो अब सवाल पैदा होता है कि इतना एरिया जो कंस्ट्रक्टेड एरिया है वो तो हाउस प्रॉपर्टी है ही, क्योंकि वो बिल्डिंग है। तो ये बाकी का जो एरिया है, क्या ये भी हाउस प्रॉपर्टी है? यस, ये भी हाउस प्रॉपर्टी है। इसलिए लिखा था बिल्डिंग प्लस लैंड अपूर्टिनेंट देयरटू, ठीक है? तो पहली कंडीशन, एसएससी के पास हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए। हाउस प्रॉपर्टी का इन जनरल मीनिंग है आइदर बिल्डिंग और बिल्डिंग प्लस लैंड अपूर्टिनेंट देयरटू, ठीक है? दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन है एसएससी मस्ट बी ऑनर ऑफ दैट हाउस प्रॉपर्टी। मतलब दूसरी कंडीशन ऑनरशिप को लेकर है। एसएससी उस हाउस प्रॉपर्टी का ऑनर होना चाहिए। अगर वो उस प्रॉपर्टी का ऑनर नहीं है, बताइए, ऑनर नहीं है तब भी रेंटल इनकम मिल सकती है क्या? मिल सकती है। कैसे, बताता हूं आपको। सपोज मैंने किसी पर्सन से प्रॉपर्टी किराए पर ली, हाउस प्रॉपर्टी किराए पर ली, और मैंने सेम हाउस प्रॉपर्टी को आगे किसी दूसरी पार्टी को सबलेट कर दिया। मैंने 10,000 पर मंथ रेंट पर प्रॉपर्टी ली किराए पर, फिर आगे दूसरी पार्टी को 17,000 पर मंथ रेंट पर दे दिया। मतलब मुझे नेट 7,000 मिल रहा है, ठीक है? मैंने 10,000 पर ली, आगे 17
1000 पर दे दी, तो मुझे 7000 की नेट सेविंग हो रही है। बट इस केस में मैं इस प्रॉपर्टी का ओनर नहीं हूं, तो मेरे को जो रेंटल इनकम मिल रही है वो हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल नहीं होगी, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल होने की कंडीशन ये है कि मैं उस प्रॉपर्टी का ओनर हूं। क्योंकि मैं इस प्रॉपर्टी का ओनर नहीं हूं, तो मुझे सबलेटिंग से रेंटल इनकम मिली, वो हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल नहीं होगी। क्यों? मैं सेकंड कंडीशन, ओनरशिप कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां दे रखा है आगे, अगर एसएससी हाउस प्रॉपर्टी का ओनर नहीं है तो रेंटल इनकम जो है सेक्शन 22 में टैक्सेबल नहीं होगी। हां, वो दूसरे हेड में टैक्सेबल हो सकती है, जैसे सेक्शन 28 मतलब पीजीबीपी हेड, और 56 मतलब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हेड में टैक्सेबल हो सकती है। बट इतना तो तय है कि वो हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल नहीं होगी। तो आगे मैंने नोट लिख दिया, इनकम फ्रॉम सबलेटिंग इज नॉट टैक्सेबल अंडर सेक्शन 22, वो हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल नहीं होगी। तीसरी कंडीशन, वो हाउस प्रॉपर्टी एसएससी अपने ओन बिजनेस और प्रोफेशन में यूज ना करे। तीसरी कंडीशन है, एसएससी वो हाउस प्रॉपर्टी अपने बिजनेस और प्रोफेशन में यूज ना करे। क्यों? बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम पर अलग से पीजीबीपी हेड में टैक्स लगाया जाता है, इसलिए वो प्रॉपर्टी अगर एसएससी अपने ओन बिजनेस प्रोफेशन में इस्तेमाल कर रहा है तो उस हाउस प्रॉपर्टी पर हाउस प्रॉपर्टी हेड नहीं लगेगा। ठीक है, मैं कंडीशंस दोबारा बोलता हूं। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया हाउस प्रॉपर्टी हेड का चार्जिंग सेक्शन। इसमें हमने पढ़ा हाउस प्रॉपर्टी हेड अप्लीकेबल होने की कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तभी रेंटल इनकम हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल होगी। पहली कंडीशन क्या है? एसएससी के पास हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए। हाउस प्रॉपर्टी का मीनिंग है या तो बिल्डिंग या बिल्डिंग के साथ जो अटैच्ड लैंड है, लैंड अपॉर्टिनेंट देयरटू। अच्छा, एक बात बताइए इसी से रिलेटेड, सपोज एसएससी के पास सिर्फ एक प्लॉट है, सिर्फ एक प्लॉट है, उसने बाउंड्री वॉल बना दी है पर ऊपर छत नहीं डाली है, सुपर स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट नहीं किया है। ये प्लॉट है और बाउंड्री वॉल बनी हुई है, ये प्लॉट इसने किसी साइकिल स्टैंड वाले को किराए पर दे दिया, किराए की इनकम मिल रही है। क्या ये हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल होगी? नहीं। क्यों? क्योंकि सुपर स्ट्रक्चर होना चाहिए, ऊपर छत डली हुई होनी चाहिए। ठीक है, अब इस केस में छत नहीं डली हुई है तो ये हाउस प्रॉपर्टी ही नहीं है। रेंटल इनकम फिर भी मिल रही है तो ये हाउस प्रॉपर्टी हेड में तो रेंटल इनकम टैक्सेबल होगी नहीं, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी हेड एप्लीकेबल होने की फर्स्ट कंडीशन है हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो ये रेंटल इनकम कहां टैक्सेबल होगी? या तो पीजीबीपी हेड में या फिर आईएफओएस इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हेड में। तो पहली कंडीशन क्या? एसएससी के पास हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन, एसएससी उस प्रॉपर्टी का ओनर होना चाहिए। अगर ओनर नहीं है फिर भी रेंटल इनकम मिल रही है तो हाउस प्रॉपर्टी हेड नहीं लगेगा, वो रेंटल इनकम किसी दूसरे हेड में टैक्सेबल हो सकती है, जैसे पीजीबीपी हेड या आईएफओएस। तीसरी कंडीशन, एसएससी वो हाउस प्रॉपर्टी अपने ओन बिजनेस और प्रोफेशन में यूज नहीं कर रहा होना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ, अगर एसएससी कोई हाउस प्रॉपर्टी अपने ओन बिजनेस और प्रोफेशन में यूज कर रहा है तो उस प्रॉपर्टी पर हाउस प्रॉपर्टी हेड एप्लीकेबल नहीं होगा। अच्छा, एक बात बताइए, एसएससी ने टीनेंट को प्रॉपर्टी किराए पर दी और टीनेंट उस प्रॉपर्टी पर बिजनेस कर रहा है, तो क्या हाउस प्रॉपर्टी हेड लगेगा? यस, लगेगा।
यहां पर क्या बोला? ओन। अगर अपने खुद के बिजनेस में, अपने ओन बिजनेस और प्रोफेशन में यूज कर रहा है तो हाउस प्रॉपर्टी हेड नहीं लगेगा। अगर टीनेंट अपने बिजनेस प्रोफेशन में यूज कर रहा है तो हाउस प्रॉपर्टी हेड लगेगा। बात समझ आई? तो 3 कंडीशन साथ में सेटिस्फाई होंगी तभी हाउस प्रॉपर्टी हेड एप्लीकेबल होगा। फर्स्ट, देयर मस्ट बी हाउस प्रॉपर्टी। सेकंड, एसएससी मस्ट बी ओनर ऑफ दैट हाउस प्रॉपर्टी। थर्ड, such house property should not be used by the SSC for the purpose of his own business or profession। चलिए अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज कितने टाइप की हो सकती है। प्रॉपर्टी कितने टाइप की हो सकती है? सपोज एक प्रॉपर्टी है जो किराए पर दी गई है, उस प्रॉपर्टी को हम समझ रहे हैं टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी, कितने टाइप की प्रॉपर्टी होती है। तो एक प्रॉपर्टी है ये, एसएससी ने किराए पर दे रखी है, इसको हम बोलेंगे LOP, लेट आउट प्रॉपर्टी। लेट आउट प्रॉपर्टी LOP। एक प्रॉपर्टी और है एसएससी के पास जिसमें वो खुद रहता है, तो वो प्रॉपर्टी कहलाएगी SOP, मतलब सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। SOP, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी हो सकती है NOP। NOP मतलब नॉट ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। अच्छा, ये नॉट ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी क्या होता है? इसको मैं एक एग्जांपल से बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल, जोधपुर में मेरा मकान है और मुझे जॉब के लिए सपोज मुंबई शिफ्ट होना पड़ा। मुंबई में मैं किराए का फ्लैट लेकर रह रहा हूं और ये मेरा जोधपुर वाला मकान खाली पड़ा है। मैंने किराए पे भी नहीं दिया है, खाली पड़ा है, तो ये जोधपुर वाला मकान कहलाएगा नॉट ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। एक कंसेप्ट हम यहां पर और पढ़ेंगे जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। क्या कुछ सिचुएशन में गवर्नमेंट ने यहां तक बोल दिया, आपकी ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें आप न तो रह रहे हो न किराए पर दिया है, बट उस प्रॉपर्टी को हम मान लेंगे कि आपने लेट आउट कर रखी है। आपने एक्चुअली लेट आउट नहीं की है, बट हम मान लेंगे कि आपने एक्चुअली लेट आउट की है, तो वो कहलाएगा डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी, DLOP, डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी एक्चुअली लेट आउट नहीं है, बट मान लिया जाएगा कि लेट आउट है। तो ये क्या कंसेप्ट है? ऐसे गवर्नमेंट जबरदस्ती कैसे मान सकती है? तो ये हम डिटेल में आगे चलकर पढ़ेंगे। हाल फिलहाल आप ये समझिए, प्रॉपर्टी के 4 टाइप होते हैं। फर्स्ट, लेट आउट प्रॉपर्टी। सेकंड, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। थर्ड, नॉट ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। फोर्थ, डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी। ठीक है, अब सबसे पहले हम समझते हैं लेट आउट प्रॉपर्टी के बारे में। अभी हमने चार्जिंग सेक्शन 22 पढ़ा। चार्जिंग सेक्शन 22 के बाद आता है सेक्शन 23। एक बात अभी क्लियर कर दूं, सेक्शंस आपको याद होना जरूरी है। आप प्रोफेशनल कोर्स में एंट्री ले चुके हैं, आपने कभी वकीलों की बहस देखी कोर्ट में या किसी फिल्म में देखी हो, तो उसमें वकील जो है किसी सेक्शन का रेफरेंस लेकर बात करता है तो उसकी बात में वजन आ जाता है। आप अगर इन जनरल बोल दोगे कि ऐसा लिखा है बस, अब कौन से सेक्शन में लिखा है उसका रेफरेंस आप नहीं दे रहे, इसका मतलब सब्जेक्ट पर आपकी पकड़ नहीं है। ये प्रोफेशनल कोर्स है, यहां पर सब्जेक्ट पर अपनी पकड़ होना बहुत जरूरी है। आपको प्रोफेशनल तरीके से पढ़ना होगा, प्रोफेशनल तरीके से प्रिपरेशन करनी होगी, तो सेक्शन आपको याद होना जरूरी है। और ये सीए प्रोफेशन का सबसे बड़ा सब्जेक्ट, सबसे कोर सब्जेक्ट
इवन अकाउंट्स, कॉस्टिंग, लॉ, इसके सामने सब सेकेंडरी सब्जेक्ट हैं। सबसे प्राइम इंपॉर्टेंस का सब्जेक्ट ये है। मतलब अगर सीए टैक्स लॉ के बारे में नहीं जानता, एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऐसा? तो सेक्शन याद करना जरूरी है। क्यों? सेक्शन से आपको परफेक्शन आएगा काम में। आप किसी ऐसे डॉक्टर से इलाज कराना पसंद करेंगे जिसको अंदर की नब्स वगैरह, नसें वगैरह पता ना हो कहाँ क्या है बॉडी में? नहीं ना। तो सेक्शन आपको पता होना चाहिए। क्लाइंट्स आपके पास तभी आएंगे, तभी आप ढंग से काम कर पाओगे। अब याद करने का तरीका क्या? जैसे जैसे मैं रोज आपको 3 से 4 सेक्शंस पढ़ाऊंगा, आपको दिन में 3 से 4 बार उनको दिमाग में चलाना है कि आज क्या पढ़ाया था। चार्जिंग सेक्शन 22 पढ़ाया था, उसमें ये कंडीशंस थी। फिर सेक्शन 23 पढ़ाया था, उसमें ये बातें थी। मतलब सारी बातों को आप सेक्शन के साथ जोड़कर याद करेंगे, तब जाके आपको सेक्शन नंबर याद होंगे। ठीक है, चलिए। तो प्रॉपर्टी 4 टाइप्स की है। फर्स्ट हम समझने जा रहे हैं लेट आउट प्रॉपर्टी का क्या ट्रीटमेंट होता है, और इसी से ही हमारा शुरू हो जाता है सेक्शन 23। सेक्शन 23 क्या बोलता है? सेक्शन 23 बोलता है डिटर्मिनेशन ऑफ एनुअल वैल्यू। एनुअल वैल्यू डिटरमाइन करनी है। किसकी? हाउस प्रॉपर्टी की। एनुअल वैल्यू का क्या मतलब है? एनुअल वैल्यू का मतलब है टैक्सेबल अमाउंट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। हम हाउस प्रॉपर्टी का हमको टैक्सेबल अमाउंट निकालना है, उसको हम बोलेंगे एनुअल वैल्यू। तो सेक्शन 23 का हेडिंग है डिटर्मिनेशन ऑफ एनुअल वैल्यू, मतलब हाउस प्रॉपर्टी का टैक्सेबल अमाउंट। इसमें सबसे पहले आपको दे रखा है सेक्शन 23। तो सेक्शन 23 के बारे में समझते हैं। सेक्शन 23 में सब सेक्शन चलेंगे। सेक्शन 23 का पहला सब सेक्शन है लेट आउट प्रॉपर्टी के बारे में। तो लेट आउट प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू मतलब टैक्सेबल अमाउंट निकालना है। कैसे निकाले? आपको लेट आउट प्रॉपर्टी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दे रखी होगी। क्या क्या दे रखा होगा क्वेश्चन में, आपको समझते हैं। पहली इंफॉर्मेशन आपको दे रखी होगी फेयर रेंट। फेयर रेंट क्या होता है अभी इसका मीनिंग समझाऊंगा। म्युनिसिपल वैल्यू, इन दोनों में से जो भी हायर हो वो ले लेंगे हम, उसको बोलेंगे जेड वैल्यू। ठीक है। और उसके बाद आपको एक और इंफॉर्मेशन दे रखी होगी स्टैंडर्ड रेंट। तो स्टैंडर्ड रेंट से फिर कंपेयर करेंगे जेड वैल्यू को, और जो विच एवर इज लेस होगा उसको बोलेंगे हम एक्सपेक्टेड रेंट। अब इन वर्ड्स के मीनिंग समझ लेते हैं, ये होता क्या है। फेयर रेंट का क्या मतलब होता है? फेयर रेंट का मतलब होता है रेंट ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी इन द नेबरहुड। मैं अपनी प्रॉपर्टी किराए पर नहीं देता, लेकिन मेरे पड़ोस में सिमिलर नेचर की प्रॉपर्टी है, सेम साइज की प्रॉपर्टी है, वो किराए पर देते हैं। वो कितना किराया कमा लेते हैं, वो कहलाता है मेरी प्रॉपर्टी का फेयर रेंट। मतलब मेरी प्रॉपर्टी की रेंट अर्निंग कैपेसिटी, वो कहलाएगा फेयर रेंट। दूसरा है म्युनिसिपल वैल्यू। म्युनिसिपल वैल्यू मीन्स म्युनिसिपल अथॉरिटी मीन्स नगर निगम की नजर में मेरे मकान की क्या वैल्यू है, मतलब म्युनिसिपल रिकॉर्ड्स में मेरे मकान की क्या वैल्यू है, वो कहलाएगा म्युनिसिपल वैल्यू। इन दोनों का हायर लेना है। हायर क्यों लेना है, लेस क्यों नहीं लेना है? गवर्नमेंट बड़े अमाउंट पर टैक्स लेना चाहती है, इसलिए हायर लेना है। तो उसको बोलेंगे हम जेड वैल्यू। जेड वैल्यू को हम स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर
करेंगे। अब ये स्टैंडर्ड रेंट क्या होता है? स्टैंडर्ड रेंट का मीनिंग है मैक्सिमम रेंट। एक प्रॉब्लम हुई महाराष्ट्र में। सबसे पहले स्टैंडर्ड रेंट की हिस्ट्री में चलते हैं, ये होता क्या है वो समझने के लिए। महाराष्ट्र में काफी लोग जॉब के लिए जाते हैं, मतलब पूरे इंडिया के लोग महाराष्ट्र जाकर जॉब करते हैं। क्यों? महाराष्ट्र एक तरीके से बिजनेस स्टेट है, वहां पर डेवलपमेंट पूरी कंट्री के मुकाबले सबसे फास्ट होता है, बहुत फास्ट लाइफ है। तो महाराष्ट्र में एक दिक्कत हुई, वहां के लोगों ने क्या करना शुरू किया कि लोगों को किराए पर मकान देना शुरू किया। वहां के जो लोकल रेजिडेंट थे उन्होंने क्या किया, मकान है उनके पास, उनका ओन्ड, उन्होंने लोगों को किराए पर मकान देना शुरू किया और किराया बहुत ज्यादा चार्ज करने लग गए। तो वहां की स्टेट गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ा बीच में कि इतना ज्यादा किराया आप कैसे चार्ज कर सकते हैं। तब वहां की गवर्नमेंट ने कानून बनाया, रेंट कंट्रोल एक्ट। रेंट कंट्रोल एक्ट में क्या हुआ, हर जगह का हर पर स्क्वायर फीट के हिसाब से रेंट फिक्स कर दिया गया कि आप इससे ज्यादा किराया चार्ज नहीं कर सकते। तो स्टैंडर्ड रेंट का मतलब है मैक्सिमम रेंट एज पर रेंट कंट्रोल एक्ट। बात समझ गए? तो आपके पास 3 इंफॉर्मेशन होगी। पहली इंफॉर्मेशन फेयर रेंट। फेयर रेंट का मतलब, दोबारा बोल रहा हूं, रेंट ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी इन द नेबरहुड, या हम कहें रेंट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द प्रॉपर्टी। दूसरा म्युनिसिपल वैल्यू, मतलब वैल्यू एज पर म्युनिसिपल रिकॉर्ड्स। और स्टैंडर्ड रेंट का मतलब मैक्सिमम रेंट। मैक्सिमम मतलब अब इससे ज्यादा कोई किराया चार्ज नहीं कर सकता। तो चूंकि इससे ज्यादा किराया चार्ज नहीं हो सकता, इसलिए हमने इस स्टेज पर आकर जेड वैल्यू और जब स्टैंडर्ड रेंट को कंपेयर किया, स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा किराया चार्ज नहीं हो सकता, इसलिए ही व्हिचएवर इज लेस किया। लॉजिक समझे? तो फिर जो फिगर आया उसको बोला जाएगा एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट के बाद हम, चूंकि ये प्रॉपर्टी एक्चुअली लेट आउट प्रॉपर्टी है, तो इसका एक्चुअल रेंट भी दे रखा होगा। तो एक्चुअल रेंट अब कंपेयर किया जाएगा एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट को, और उसके कंपैरिजन से निकाली जाएगी ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक है, ये कंपैरिजन कैसे करेंगे हम? किसका? एक्सपेक्टेड रेंट का और एक्चुअल रेंट का कंपैरिजन करके हमको ग्रॉस एनुअल वैल्यू तक पहुंचना है। ये कंपैरिजन कैसे करेंगे? तो इसके लिए मैं एक छोटी सी टेबल बना देता हूं। सिचुएशन पर डिपेंड करेगा कि आपकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या होगी। तो फर्स्ट कॉलम सिचुएशन और दूसरा कॉलम ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या होगी। तो फर्स्ट सिचुएशन, अगर क्वेश्चन में आपके पास इतनी सी इंफॉर्मेशन है कि आप सिर्फ एक्सपेक्टेड रेंट निकाल सको, एक्चुअल रेंट मिसिंग है, एक्चुअल रेंट मिसिंग है और सिर्फ एक्सपेक्टेड रेंट दे रखा है, और तो एक्सपेक्टेड रेंट ही बन जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अब आपको ऑब्जेक्शन होना चाहिए। क्या ऑब्जेक्शन होना चाहिए? देखिए, जो सवाल मेरे को पहले से पता है कि स्टूडेंट्स पूछेंगे, मैं उसी वक्त ही उसका जवाब देता हुआ चलूंगा। अब आपके माइंड में एक ऑब्जेक्शन आएगा कि सर अभी तो आपने कहा कि ये प्रॉपर्टी एक्चुअली लेट आउट है, तो एक्चुअल रेंट तो होगा ही, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि सिर्फ एक्सपेक्टेड रेंट हो और एक्चुअल रेंट ना हो? उसका जवाब आज ही मैं थोड़ी देर में दे दूंगा। ऐसा डीएलओपी प्रॉपर्टी के केस में होगा। कैसे होगा, उसका क्या रीजन होगा, आज ही आपको पता पड़ जाएगा। सेकंड, अब आ जाइए सेकंड सिचुएशन क्या हो सकती है। आपके पास एक्चुअल रेंट है,
एक्चुअल रेंट है और वो ज्यादा है एक्सपेक्टेड रेंट से, तो गवर्नमेंट बड़े अमाउंट पर टैक्स लगाएगी। तो बताइए ये किसे माने ग्रॉस एनुअल वैल्यू? एक्चुअल रेंट। समझ गए? थर्ड सिचुएशन, एक्चुअल रेंट कम है एक्सपेक्टेड रेंट से। देखिए जब तक ज्यादा पैसा आ रहा है परवाह कुछ होती नहीं है। तो सेकंड सिचुएशन, एक्चुअल रेंट ज्यादा है तो हम कुछ नहीं देखेंगे और एक्चुअल रेंट को बना देंगे हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू। लेकिन अगर एक्चुअल रेंट कम है एक्सपेक्टेड रेंट से तो हम कारण ढूंढेंगे क्यों कम है। अगर वो वैकेंसी की वजह से कम है, एक्चुअल रेंट कम है एक्सपेक्टेड रेंट से ड्यू टू वैकेंसी, ड्यू टू वैकेंसी। वैकेंसी का मतलब क्या? मकान कुछ महीने खाली रह गया, जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पूरे 12 महीने लेट आउट होना चाहिए, लेकिन बीच में किराएदार 3 महीने नहीं रहा, खाली पड़ा था। हम तो लेट आउट करना चाहते थे लेकिन उन 3 महीनों के दौरान टेनेंट नहीं मिला हमें, तो वो प्रॉपर्टी लेट आउट है बट एक्चुअली लेट आउट वो 9 महीने रही, बाकी 3 महीने वैकेंट रही। तो बताइए जो एक्चुअल रेंट है पूरे साल का वो 9 महीने का ही मिलेगा एक्चुअल। तो वैकेंसी की वजह से टोटल एक्चुअल रेंट कम हो गया। तो उस केस में गवर्नमेंट वैकेंसी को जेन्युइन रीजन मानती है कि ऐसा तो होगा ही। तो उस केस में गवर्नमेंट बोलेगी ठीक है वैकेंसी जेन्युइन रीजन है तो हम ठीक है कम वाले अमाउंट को ही ग्रॉस एनुअल वैल्यू मान लेंगे। इस केस में कम क्या है? एक्चुअल रेंट। तो हम एक्चुअल रेंट को ही ग्रॉस एनुअल वैल्यू मान लेंगे। इसके अलावा और कोई रीजन हो तो, जैसे 3 महीने जब वैकेंट थी प्रॉपर्टी, किराएदार को ढूंढ रहे थे बट नहीं मिला था, तो एसएससी उसके अंदर खुद ही देना शुरू कर देता है। मतलब 3 महीने वो प्रॉपर्टी एक्चुअली वैकेंट नहीं थी, वो 3 महीने के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड बन गई और किराया 9 महीने का ही मिला। तो एक्चुअल रेंट कम तो होगा 9 महीने का, बट एक्चुअल रेंट कम है एक्सपेक्टेड रेंट से, वैकेंसी की वजह से कम नहीं है, एसओपी होने की वजह से कम है। ठीक है, तो चौथी सिचुएशन ये सामने हो सकती है, एक्चुअल रेंट कम है एक्सपेक्टेड रेंट से बट उसका रीजन क्या है? ड्यू टू एसओपी। एसओपी रह गई 3 महीने इसलिए एक्चुअल रेंट कम मिला। अदर रीजन भी हो सकता है, अदर रीजन की वजह से एक्चुअल रेंट कम है। अदर रीजन क्या? फॉर एग्जाम्पल एसएससी का रिलेटिव है प्रॉपर्टी किराए पर लेने आ गया, एसएससी ने उसको, वैसे तो एसएससी 30,000 रुपए पर मंथ पर प्रॉपर्टी किराए पर देता रहा है, लेकिन चूंकि वो टेनेंट इस बार जो आया है वो उसका रिलेटिव निकला, तो एसएससी ने क्या बोला, ठीक है सबसे तो पहले मैं 30,000 पर मंथ लेता रहा था, लेकिन तुमसे मैं 27,500 ही लूंगा, मतलब तुमको 2,500 रुपए का डिस्काउंट। ठीक है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, एक्चुअल रेंट कम है ड्यू टू अदर रीजंस। तो या तो एसओपी की वजह से कम है या किसी अदर रीजन की वजह से कम है। तो अगर ये सिचुएशन है तो इस केस में क्या होगा? गवर्नमेंट बोलती है हम सिर्फ वैकेंसी के रीजन को जेन्युइन मानते हैं, बाकी सारे रीजन फर्जी है, हम नहीं मानेंगे। तो इस केस में हम बड़े अमाउंट को ग्रॉस एनुअल वैल्यू मानेंगे। बड़ा अमाउंट क्या है इस केस में? एक्सपेक्टेड रेंट। तो इस केस में एक्सपेक्टेड रेंट बन जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो हमने अभी बात की कि आपके पास
एक्सपेक्टेड रेंट आ गया, ये सब कैलकुलेशन से एक्सपेक्टेड रेंट आ गया, एक्चुअल रेंट आपके पास है, कंपेयर करना है एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट को और पहुंचना है ग्रॉस एनुअल वैल्यू तक। तो इस स्टेज पर जब हमें एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट को कंपेयर करना है तो कंपेयर करने के लिए ये टेबल यूज की जाएगी। अगर सिर्फ एक्सपेक्टेड रेंट दे रखा है तो एक्सपेक्टेड रेंट बन जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। देखिए मैक्सिमम केसेस में अब मैं नेट रिजल्ट बता देता हूं, अधिकतर आपके सामने सिचुएशन प्रैक्टिकल लाइफ में या तो सेकंड वाली आएगी या थर्ड वाली आएगी, और दोनों ही केस में एक्चुअल रेंट बन रहा है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक है, तो सेकंड सिचुएशन क्या है? अच्छा, सेकंड सिचुएशन में ऐसा हो सकता है क्या, एक्चुअल रेंट ज्यादा है इवन इफ वैकेंसी के बावजूद एक्चुअल रेंट ज्यादा है, हो सकता है ऐसा? तो उस केस में एक्चुअल रेंट ही बन जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक है, वैकेंसी की वजह से कम हो एक्चुअल रेंट तो थर्ड सिचुएशन, और एक्चुअल रेंट ही उस केस में बनेगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। और फोर्थ सिचुएशन एक्चुअल रेंट कम है एक्सपेक्टेड रेंट से ड्यू टू एसओपी और अदर रीजन, तो फिर एक्सपेक्टेड रेंट ही बनेगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। बात समझ आ गई? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू को, विच एवर इज हायर ले लेंगे, उसको हम बोलेंगे जेड वैल्यू। जेड वैल्यू को हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से, और विच एवर इज लेस ले लेंगे, वो कहलाएगा एक्सपेक्टेड रेंट। फिर हम एक्सपेक्टेड रेंट को एक्चुअल रेंट से कंपेयर करेंगे। ठीक है, और अगर एक्सपेक्टेड रेंट जितनी ही इंफॉर्मेशन है एक्चुअल रेंट है नहीं, तो एक्सपेक्टेड रेंट बन जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अगर एक्चुअल रेंट ज्यादा है एक्सपेक्टेड रेंट से, तो उस केस में एक्चुअल रेंट बन जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। थर्ड सिचुएशन, एक्चुअल रेंट कम है एक्सपेक्टेड रेंट से ड्यू टू वैकेंसी, तो उस केस में एक्चुअल रेंट बन जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। और फोर्थ सिचुएशन, एक्चुअल रेंट कम है एक्सपेक्टेड रेंट से ड्यू टू एसओपी और अदर रीजन, तो उस सिचुएशन में एक्सपेक्टेड रेंट बन जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो कहने का मतलब आपने ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकाल दी। ठीक है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू आने के बाद क्या होगा? ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ चुकी है, इसके बाद का स्टेप क्या होगा? इसमें से म्युनिसिपल टैक्स लेस करेंगे। म्युनिसिपल टैक्स मतलब जो आपने टैक्स नगर निगम म्युनिसिपल अथॉरिटी को पे किया, नगर निगम टैक्स लगाती है, लोकल टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स, तो वो लेस हो जाएगा। ठीक है, वो लेस होने के बाद जो आएगा वो कहलाएगा नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू। म्युनिसिपल टैक्स यहां हम लेस तभी कर पाएंगे जब दो कंडीशंस सेटिस्फाई हो। पहली कंडीशन क्या होगी? ये म्युनिसिपल टैक्स एक्चुअली पेड होना चाहिए, मतलब म्युनिसिपल टैक्स का डिडक्शन एक्चुअल पेमेंट बेसिस पर मिलेगा। तो म्युनिसिपल टैक्स लेस हम कर तभी पाएंगे जब वो एक्चुअली पेड हो, एक्चुअली पेड। सेकंड, दूसरी कंडीशन, पेड बाय एसएससी हो, पेड बाय एसएससी हो। और एसएससी यहां कौन होता है? टेनेंट या लैंडलॉर्ड? ऑनर मतलब लैंडलॉर्ड, तो एसएससी मतलब लैंडलॉर्ड, मकान मालिक। पेड बाय एसएससी। कई बार ऐसा हो कि लैंडलॉर्ड बोल दे टेनेंट को कि म्युनिसिपल टैक्स तुम पे कर देना। टेनेंट बोलेगा क्यों? लैंडलॉर्ड बोलेगा किराए पर मकान चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए तो मेरी सारी शर्तें माननी पड़ेंगी, चुपचाप पे करो। ठीक है, तो उस सिचुएशन में टेनेंट ने पे कर दिया म्युनिसिपल टैक्स,
डिडक्शन नहीं मिलेगा, इधर म्यूनिसिपल टैक्स लेस नहीं होगा। तो लेस करने की दो कंडीशन है, लेस तभी होगा जब वो एक्चुअली पेड हो, दूसरा पेड बाय एसएससी हो। एसएससी का मतलब यहां पर लैंडलॉर्ड यानी ऑनर से है, ऑनर पे करे। तो म्यूनिसिपल टैक्स लेस होने के बाद क्या आएगा, नेट एनुअल वैल्यू। तो आप नेट एनुअल वैल्यू तक पहुंच गए। सेक्शन 23 का क्या हेडिंग था, डिटर्मिनेशन ऑफ एनुअल वैल्यू। उधर तो बोला सिर्फ एनुअल वैल्यू, जब अंदर जाके पढ़ा हमने तब पता पड़ा कि एनुअल वैल्यू भी दो टाइप की होती है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू और नेट एनुअल वैल्यू। तो इस तरीके से आपने लेट आउट प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू निकाल दी। ठीक है, अब लेट आउट प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू आपने निकाल दी। ये कौन सा सेक्शन था, सेक्शन 23 का सब सेक्शन 1। अब इसके बाद सेक्शन 23 का सब सेक्शन 2, वो किस बारे में है, वो है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी या नॉट ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के बारे में। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी या नॉट ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, बताइए ये एक्चुअली लेट आउट है क्या, नहीं है। इससे रेंट मिल रहा है क्या, नहीं। तो गवर्नमेंट का कहना है अगर आपकी प्रॉपर्टी एसओपी एनओपी है तो उसकी एनुअल वैल्यू निल होगी। बताइए सही बात है, एनुअल वैल्यू मींस टैक्सेबल अमाउंट। तो टैक्सेबल अमाउंट निल होना चाहिए कि नहीं, निल होना चाहिए, क्योंकि ये प्रॉपर्टी तो कोई इनकम जनरेट नहीं कर रही है। तो एनुअल वैल्यू निल, ठीक है। अब सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी नॉट ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू निल, सिर्फ इतनी सी बात लिख रखी थी सेक्शन 23 के सबसेक्शन 2 में। इसके बाद सेक्शन 23 का सबसेक्शन 3 एक रेस्ट्रिक्शन की बात करता है। रेस्ट्रिक्शन, कोई रोक लगा रखी है, रेस्ट्रिक्शन लगा रखा है एक बात का, क्या कि अगर आपकी प्रॉपर्टी एसओपी या एनओपी है बट आपने उसको लेट आउट कर दिया, आपने उसको लेट आउट कर दिया, मान लो सिर्फ पूरे साल में एक दिन भी, 365 दिन में से सिर्फ एक दिन भी आपने अपनी प्रॉपर्टी लेट आउट कर दी, तो ये लेट आउट, ये एसओपी एनओपी प्रॉपर्टी अब नहीं मानी जाएगी। ठीक है, एसओपी एनओपी प्रॉपर्टी अगर होती है तो बेनिफिट मिलता है क्या, एसओपी एनओपी बेनिफिट क्या होता है कि उस प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू निल होती है। ठीक है, अब क्या हो गया, एक इस आपकी ये प्रॉपर्टी वैसे ओरिजिनली एसओपी एनओपी थी, आपने इसको सिर्फ एक दिन के लिए लेट आउट कर दिया, तो ये प्रॉपर्टी एसओपी एनओपी कैरेक्टर खो देगी और इसे लेट आउट प्रॉपर्टी माना जाएगा। एक दिन के लिए भी लेट आउट हो गई, ठीक है, तो अब इसे लेट आउट प्रॉपर्टी ही माना जाएगा। अब चूंकि इसे लेट आउट प्रॉपर्टी माना जाएगा तो इसकी कैलकुलेशन सेक्शन 23 सब सेक्शन 1 में जाकर करनी होगी। मतलब सेक्शन 23 सब सेक्शन 3 हमको वापस धक्का मार के सब सेक्शन 1 में भेज रहा है। तो सब सेक्शन 1 में चलते हैं। एक दिन का किराया होगा, इधर क्या होगा, फिर एक्चुअल रेंट हमारे पास क्या होगा, एक दिन का होगा क्या, एक दिन का एक्चुअल रेंट हमने यहां लिख दिया। और एक्सपेक्टेड रेंट कितने टाइम पीरियड का लेना है, क्या वो भी एक दिन का लेना है, नहीं, एक्सपेक्टेड रेंट पूरे 12 महीने का लेना है। एक्सपेक्टेड रेंट पूरे 12 महीने का लेना है, एक्चुअल रेंट एक्चुअली लेट आउट पीरियड का लेना है। दोबारा बोल रहा हूं, एक्सपेक्टेड रेंट पूरे 12 महीने का लेना है, एक्चुअल रेंट एक्चुअली लेट आउट पीरियड का लेना है। अब बताओ, एक्चुअल रेंट कम होगा ही,
एक्चुअल रेंट कम ही होगा। फिर हम कारण चेक करेंगे कि एक्चुअल रेंट कम है एक्सपेक्टेड रेंट से, ये टेबल काम आएगी। फिर बताओ टेबल की कौन सी सिचुएशन लगेगी? फिर सिचुएशन नंबर 4 लगेगी। एक्चुअल रेंट कम है एक्सपेक्टेड रेंट से, क्यों? एक दिन लेट आउट किया था, बाकी 364 दिन तो वो प्रॉपर्टी एसओपी प्रॉपर्टी थी। तो उस केस में गवर्नमेंट क्या बोलेगी? आपकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या है? मतलब क्या इरादा है गवर्नमेंट का? पूरे 12 अमाउंट के, ये एक्सपेक्टेड रेंट पूरे 12 महीने का है ना, मतलब पूरे 12 महीने के अमाउंट पर टैक्स लगाने का इरादा है। समझ गए? मतलब सबसेक्शन 3 एक रेस्ट्रिक्शन दे रहा है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी एसओपी एनओपी है, बट एक सिंगल डे के लिए भी अगर वो लेट आउट हुई तो वो अपना एसओपी एनओपी कैरेक्टर खो देगी और उसे लेट आउट प्रॉपर्टी ही माना जाएगा। और लेट आउट प्रॉपर्टी है तो इसकी कैलकुलेशन तो फिर सेक्शन 23 सब सेक्शन 1 में जाकर करनी होगी। सेक्शन 23 सब सेक्शन 1 में जाएंगे तो वो सिचुएशन की हमारे रॉ नंबर 4 लग जाएगी, जहां एक्चुअल रेंट एक दिन का है और एक्सपेक्टेड रेंट पूरे 12 महीने का है, और एक्चुअल रेंट कम है ड्यू टू एसओपी। एसओपी रहा 364 दिन और एक दिन लेट आउट हुआ, तो एक्सपेक्टेड रेंट उस केस में बन जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक है, तो सेक्शन 23 सब सेक्शन 3 समझ आ गया। इसके बाद सेक्शन 23 सब सेक्शन 4 में डीएलओपी प्रॉपर्टी, डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी के बारे में बात हो रखी है। सेक्शन 23 सब सेक्शन 4 क्या बोलता है कि अगर एसएससी के पास एक से ज्यादा या दो से ज्यादा एसओपी एनओपी हैं, 2 से ज्यादा हैं, सपोज 5 हैं, तो सपोज उसके पास 5 हाउस प्रॉपर्टीज हैं और पांचों की पांचों सेल्फ ऑक्यूपाइड हैं या नॉट ऑक्यूपाइड है, पांचों की पांचों एसओपी या एनओपी है। गवर्नमेंट का कहना है एसओपी एनओपी होने का बेनिफिट आपको मैक्सिमम 2 प्रॉपर्टीज तक मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं। अब एक्चुअल में तो आपके पास 5 एसओपी एनओपी हैं, बट एसओपी एनओपी होने का बेनिफिट सिर्फ मैक्सिमम 2 प्रॉपर्टीज तक ही मिलेगा। मतलब मैक्सिमम आप सिर्फ 2 प्रॉपर्टीज की एनुअल वैल्यू ले सकते हैं, बाकी 3 की एनुअल वैल्यू टैक्सेबल की जाएगी उनको डीम टू बी लेट आउट मानकर। वो एक्चुअली लेट आउट नहीं है, बट उनको मान लिया जाएगा कि वो लेट आउट है। अब सवाल पैदा होता है एक्चुअल सिचुएशन क्या है? एक्चुअल सिचुएशन तो है कि ये पांचों की पांचों एसओपी एनओपी हैं, इनसे वास्तव में कोई किराए की इनकम नहीं मिल रही है। बट गवर्नमेंट का कहना है आप एसओपी एनओपी होने का बेनिफिट किन्हीं भी 2 पर ले सकते हो, मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 हाउस प्रॉपर्टी आप एसओपी एनओपी मान लो, बाकी 3 प्रॉपर्टीज डीम टू बी लेट आउट मानी जाएंगी। अब सवाल पैदा होता है कौन सी वाली हाउस प्रॉपर्टी को मैं एसओपी एनओपी मानूं? 2 ले सकता हूं। एसएससी का सिलेक्शन, एसएससी को सिलेक्शन का मौका दे दिया गया है, वो सिलेक्शन करे, उसकी चॉइस है कि वो कौन सी वाली प्रॉपर्टी को एसओपी एनओपी मानना चाहता है। 2 को मान सकता है, उसकी इच्छा। तो मान लो प्रीवियस ईयर 21-22 में उसने इन दोनों प्रॉपर्टीज को एसओपी एनओपी माना, तो क्या हो जाएगा? बाकी की ये 3, तो ये 2 क्या हो जाएंगी? एसओपी एनओपी मानकर इनकी एनुअल वैल्यू निल हो जाएगी। बाकी की 3 क्या हो जाएंगी? डीम टू बी लेट आउट। अब एक सवाल पैदा होता है, क्या अगला साल जब आएगा तो क्या वो ये सिलेक्शन चेंज कर सकता है कि मैं इन 2 को एसओपी एनओपी मानना चाहता हूं? यस, सिलेक्शन कैन बी चेंज्ड फ्रॉम ईयर टू ईयर।
हर साल वो अपना सिलेक्शन चेंज कर सकता है। ठीक है, खैर, तो सिलेक्शन तो चेंज हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बात सिर्फ इतनी है, गवर्नमेंट सिर्फ मैक्सिमम 2 प्रॉपर्टीज तक एसओपी एनओपी होने का बेनिफिट देती है। अगर एसएससी के पास उससे ज्यादा एसओपी एनओपी है तो वो जो एक्सेस हैं 2 के ऊपर, वो सब डीएलओपी मानी जाएंगी। अब अगर डीएलओपी मानी जाएंगी, गवर्नमेंट कह रही है इसको डीम टू बी लेट आउट मान लो। ये एक्चुअली लेट आउट नहीं है, बट इनको मान लो कि ये लेट आउट है। मतलब अगेन सेक्शन 23 सबसेक्शन 4 हमको इन 3 डीएलओपी प्रॉपर्टीज के लिए धक्का मारकर सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 में भेज रहा है। कैसे कि ये 3 प्रॉपर्टीज डीम टू बी लेट आउट हो जाएंगी, तो इनकी कैलकुलेशन फिर सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 में जाकर करनी होगी। तो आप इरादा समझ रहे हैं गवर्नमेंट का कि सेक्शन 23 सबसेक्शन 3 धक्का मार के सबसेक्शन 1 में भेज रहा है, सबसेक्शन 4 में आए तो यहां से भी धक्का मारकर सबसेक्शन 1 में भेज रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर वो आपकी प्रॉपर्टी लेट आउट प्रॉपर्टी मानना चाह रहे। ठीक है, और लेट आउट प्रॉपर्टी का कैलकुलेशन प्रोसीजर हम समझ चुके, वो एप्लीकेबल हो जाएगा। अच्छा, डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी के केस में आपको धक्का मारकर पहुंचा दिया गया सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 में कि अब इसे क्या मानेंगे, हम लेट आउट प्रॉपर्टी मानेंगे, इसकी कैलकुलेशन लेट आउट प्रॉपर्टी की तरह होगी। तो ठीक है, चलते हैं लेट आउट प्रॉपर्टी वाले सेक्शन में। हम ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास होगी, आ जाएगी, बट क्या एक्चुअल रेंट हम ला पाएंगे? एक्चुअल रेंट इज ऑलवेज मिसिंग इन केस ऑफ डीएलओपी। एक्चुअल रेंट हम कहां से लाएंगे? हो ही नहीं सकता। तो पहली सिचुएशन आ जाएगी इस टेबल की, फर्स्ट वाली रॉ एप्लीकेबल हो जाएगी। एक्सपेक्टेड रेंट जितनी इंफॉर्मेशन है, एक्चुअल रेंट तो है ही नहीं। तो ये फर्स्ट वाली, मैंने कहा था इसका जवाब थोड़ी देर में मिल जाएगा आपको, तो पास में लिख दीजिए। ये वाली सिचुएशन कब अराइज होगी? इन केस ऑफ डीएलओपी, इन केस ऑफ डीएलओपी। तो गवर्नमेंट तो ठीक है इतनी सारी सिचुएशन बना दी थी, मतलब सिचुएशन नंबर 1 एबनॉर्मल सिचुएशन है, डीएलओपी के केस में ही लगेगी। सिचुएशन नंबर 4 वो कब लगेगी? देखिए, सिचुएशन नंबर 1 कब लगेगी? जब सेक्शन 23 सबसेक्शन 4 ने आपको धक्का मारकर लेट आउट प्रॉपर्टी मानने को मजबूर किया हो। सिचुएशन नंबर 4 कब लगेगी? जब सेक्शन 23 सबसेक्शन 3 ने आपको धक्का मारकर उसे लेट आउट प्रॉपर्टी मानने के लिए मजबूर किया हो। मतलब रॉ नंबर 1, रॉ नंबर 3 एक्सेप्शनल केस हैं। मैक्सिमम केसेस में रॉ नंबर 2 और 3 लगेगी, और उस केस में तो एक्चुअल रेंट ही होता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। रॉ नंबर 3 और 4 में ही होता है एक्चुअल रेंट ग्रॉस एनुअल वैल्यू, बाकी रॉ नंबर 1 में और रॉ नंबर 4 में एक्सपेक्टेड रेंट होता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। बात समझ आ रही है या सब ऊपर से जा रहा है? चलिए, तो ये हमने पढ़ा कि सेक्शन 23 डिटर्मिनेशन ऑफ एनुअल वैल्यू। तो देखिए, ये सब बातें आपके यहां दे रखी है। अच्छा, ऐसा हो सकता है क्या कुछ केसेस में हमको फेयर रेंट ही ना दे रखा हो, तो हम डर जाएंगे कि हम स्टार्ट कहां से करें, क्योंकि हमारी स्टार्टिंग फेयर रेंट म्युनिसिपल वैल्यू यहां से होती है, फेयर रेंट ही नहीं दे रखा है, अब क्या करें? तो उस सिचुएशन में कहा गया है कि अगर आपको फेयर रेंट गिवन नहीं है तो आप एक्चुअल रेंट पर मंथ उठाएं, एक्चुअल रेंट पर मंथ उठाएं, उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका फेयर रेंट आ जाएगा।
मतलब फेयर रेंट जब मिसिंग हो तो हम एक्चुअल रेंट पर मंथ मल्टीप्लाइड बाय 12, इस फिगर को मे बी टेकन एज फेयर रेंट। ठीक है। कुछ केसेस में देखिए, जो रेंट कंट्रोल एक्ट है, जरूरी नहीं है हर स्टेट में एप्लीकेबल हो। क्यों? ये स्टेट लॉ है। तो जिस स्टेट में पास हो रखा है वहीं रेंट कंट्रोल एक्ट होगा और वहीं पर ही स्टैंडर्ड रेंट होगा। तो जरूरी नहीं है, जैसे राजस्थान में रेंट कंट्रोल एक्ट नहीं है तो फिर क्या होगा, आपको स्टैंडर्ड रेंट भी नहीं दे रखा होगा। उस केस में क्या होगा, आपकी जेड वैल्यू ही बन जाएगी डायरेक्ट एक्सपेक्टेड रेंट। कुछ स्टूडेंट्स को इस बारे में भी डाउट होता है, सर अच्छा ऐसा हो कि फेयर रेंट भी 1 लाख है और म्युनिसिपल वैल्यू भी 1 लाख है, तो आपने बोला हायर लो, दोनों में से जो हायर है वो लो। चूंकि दोनों में से कोई हायर नहीं है, दोनों बराबर है, तो मैं कुछ लूंगा ही नहीं। बोलो लेना पड़ेगा। तो 1 लाख ही हो जाएगा उस केस में जेड वैल्यू। यहां पर मीनिंग मैंने दे रखे हैं, फेयर रेंट के मीनिंग मैंने यहां दे रखे हैं आपको। फेयर रेंट का मीनिंग क्या होता है, रेंट ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी इन द नेबरहुड, या हम कहें रेंट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ प्रॉपर्टी। फिर दूसरा, म्युनिसिपल वैल्यू का मतलब क्या, वैल्यू डिटरमाइंड बाय म्युनिसिपल अथॉरिटी एज पर म्युनिसिपल रूल्स। और स्टैंडर्ड रेंट का मतलब क्या, मैक्सिमम रेंट एज पर रेंट कंट्रोल एक्ट। देखिए, डिडक्शन ऑफ म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स आप लेस तभी कर पाएंगे जब कुछ कंडीशंस सेटिस्फाई हों। एनुअल वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए म्युनिसिपल टैक्स डिडक्ट होंगे। डिडक्ट करने की कुछ कंडीशंस दे रखी हैं। कंडीशन नंबर 1, एक्चुअली पेड होना चाहिए ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, वो एक्चुअली पेड होना चाहिए। मतलब म्युनिसिपल टैक्स का डिडक्शन एक्चुअल पेमेंट बेसिस पर ही मिलता है। अच्छा, ऐसा हो कि एसएससी ने अपने 10 साल के म्युनिसिपल टैक्स पे ही नहीं किए और इस साल 11वां साल है, नगर निगम वाले आए, म्युनिसिपल अथॉरिटीज वाले आए और उन्होंने बोला पिछले 10 साल का म्युनिसिपल टैक्स आपका बकाया है, पे करो। 10 साल का लेने आ गए और बोले ये 11वां साल चल रहा है, इसका भी पे करो। और हम 10 साल के बाद आते हैं, तो अभी जब आए हैं तो एक फ्यूचर ईयर का भी भरवा के जाएंगे आपसे। तो हुआ क्या, एक्चुअली पास्ट 10 ईयर का भरा, करंट ईयर का भरा और एक फ्यूचर ईयर का भी भर दिया। तो टोटल 12 साल का म्युनिसिपल टैक्स इकट्ठे इस साल प्रीवियस ईयर 21-22 में भरा गया, पे किया गया। तो बताओ, जब हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से म्युनिसिपल टैक्स लेस करते हैं तो यहां सिर्फ करंट ईयर का ही म्युनिसिपल टैक्स आएगा या पूरे 12 साल का आ जाएगा? गलत जवाब। चूंकि म्युनिसिपल टैक्स का डिडक्शन एक्चुअल पेमेंट बेसिस पर मिलता है, आपने अभी करंट ईयर में 12 साल का म्युनिसिपल टैक्स एक्चुअली पेड किया कि नहीं किया? किया, तो पूरे 12 साल का लेस हो जाएगा। अब उससे एक सिचुएशन और सामने पैदा हो सकती है कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू सपोज है 2.5 लाख और म्युनिसिपल टैक्स हो गए 2,70,000। तो ये क्या हुआ, एनएवी हमारी नेगेटिव आ जाएगी। आएगी कि नहीं? क्या जरूरी है इनकम ही हो? लॉस नहीं हो सकता क्या? लॉस हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव आने दो। लॉस भी तो हो सकता है, जरूरी थोड़ा है कि हर बार इनकम हो। ठीक है, तो इस तरीके से नेगेटिव भी आ सकता है, एनएवी नेगेटिव भी आ सकती है। वो कब? जब म्युनिसिपल टैक्स ग्रॉस एनुअल वैल्यू से ज्यादा हो। तो देखिए, एक्चुअली पेड होना चाहिए। यहां पर मैंने दे रखा है कि चूंकि म्युनिसिपल टैक्स का डिडक्शन एक्चुअल पेमेंट बेसिस पर अलाउ है, तो ये म्युनिसिपल टैक्स में रिलेट टू करंट ईयर के भी हो सकते हैं, पास्ट ईयर्स के भी हो सकते हैं, फ्यूचर ईयर्स के भी हो सकते हैं।
जो इस साल पे हुए हैं, इस साल भले ही 12 साल के पे हुए हैं, सब लेस करना अलाउ है। दूसरी कंडीशन, इट इज नेगेटिव फिगर है, इतना समझ आ गया, नेगेटिव अलाउ है, लॉस है, ठीक है। इसका बाद में क्या होगा आगे समझेंगे हम। जब फ्यूचर का म्युनिसिपल टैक्स अभी पे किया, आपको डिडक्शन एक्चुअल पेमेंट बेसिस पर अलाउ है, आपने फ्यूचर ईयर का एक्चुअली पेड इस साल किया, तो आपको डिडक्शन इस साल मिलेगा। ये जिस ईयर का है, जब आप उस ईयर में कैलकुलेशन करोगे लेस नहीं होगा तब। क्यों? उस साल में आपने एक्चुअली पेड नहीं किया, आपने इस साल में पे किया। तो जिस साल पे हुआ है, मतलब आपने जितना भी टोटल पेमेंट किया सब लेस करा दो, वो टोटल पेमेंट चाहे किसी भी ईयर से रिलेटेड हो, लेस हो जाएगा, ठीक है। फिर दूसरी कंडीशन क्या थी? इट इज बॉर्न्ड बाय द एसएससी। एसएससी मतलब ऑनर या लैंडलॉर्ड। तो अगर टीनेंट ने पे किए तो म्युनिसिपल टैक्स का डिडक्शन लेस नहीं होगा। अच्छा, म्युनिसिपल टैक्स होता क्या है? म्युनिसिपल टैक्स इंक्लूड लोकल टैक्स, वाटर टैक्स, फायर टैक्स लेविड बाय लोकल अथॉरिटी, या जिसे हम म्युनिसिपल अथॉरिटी कहते हैं, या हम जोधपुर वाले उसे नगर निगम का टैक्स बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर देखिए प्रॉपर्टी पर और भी टैक्स लगते हैं, म्युनिसिपल अथॉरिटी लगाती है, वो लगाती है, बट स्टेट गवर्नमेंट भी कुछ टैक्स लगाती है प्रॉपर्टी पर। उनके नाम है लैंड रेवेन्यू और ग्राउंड रेंट। वो लेस होंगे क्या? वो लेस होंगे क्या? नहीं। क्यों? सिर्फ टैक्सेस लेविड बाय म्युनिसिपल अथॉरिटी ही लेस होंगे, टैक्सेस लेविड बाय स्टेट गवर्नमेंट लेस नहीं होंगे। और फिर सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 आपको दिया एसओपी एनओपी प्रॉपर्टी। एसओपी प्रॉपर्टी क्या होती है? जो एसएससी अपने ऑक्यूपेशन में रखता है फॉर ओन रेजिडेंस। और एनओपी प्रॉपर्टी क्या होती है? विच कुड नॉट बी ऑक्यूपाइड बाय द एसएससी ड्यू टू हिज एम्प्लॉयमेंट। वो बॉम्बे में जॉब कर रहा है, जोधपुर का मकान खाली पड़ा है, या बॉम्बे में बिजनेस प्रोफेशन करने के लिए गया है एट सम अदर प्लेस, बॉम्बे गया है, एंड एट दैट अदर प्लेस बॉम्बे में उसे ऐसे मकान में रहना पड़ रहा है जो नॉट बिलोंगिंग टू हिम है। मतलब बॉम्बे में वो किराए का मकान लेकर रह रहा है और उसका जोधपुर का मकान खाली पड़ा है, किसी को किराए पर नहीं दिया गया है, तो वो कहलाएगी एनओपी। एसओपी हो चाहे एनओपी हो, उसकी एनुअल वैल्यू निल होगी। आगे एडिशनल बातें हम और समझेंगे। जैसे किसी का मकान है, आधा लेट आउट है, आधा सेल्फ ऑक्यूपाइड है, या ग्राउंड फ्लोर लेट आउट कर रखा है, फर्स्ट फ्लोर पर ऑनर एसओपी, वो भी चीजें हम समझेंगे। आज तो हम सिर्फ बेसिक बातें कर रहे हैं। फिर सेक्शन 23 सबसेक्शन 3 में क्या बोला कि एसओपी एनओपी बेनिफिट कैन नॉट बी क्लेम्ड इफ हाउस और पार्ट ऑफ हाउस इज एक्चुअली लेट आउट कर दिया एट एनी टाइम ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। तो अगर एक सिंगल डे के लिए भी लेट आउट हुआ तो एसओपी एनओपी होने का बेनिफिट नहीं मिलेगा और प्रॉपर्टी बन जाएगी लेट आउट। फिर डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी की बात, अगर एसएससी की प्रॉपर्टीज मोर देन 2 प्रॉपर्टीज ऐसी हैं, मतलब 2 से ज्यादा प्रॉपर्टीज हैं जो एसओपी एनओपी हैं। एसओपी एनओपी का सेक्शन क्या होता है? सेक्शन 23 सबसेक्शन 2। तो सिर्फ 2 प्रॉपर्टीज तक वो एसओपी एनओपी सेलेक्ट कर सकता है। ऑल अदर प्रॉपर्टीज, अदर 2 से ज्यादा जो है वो क्या मानी जाएंगी? शेल बी डीम्ड टू बी लेट आउट, और उनका कंप्यूटेशन सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 में जाकर करना होगा। और ये सिलेक्शन एसएससी ईयर टू ईयर चेंज कर सकता है, ठीक है। तो आज हमने कुछ बेसिक बातें समझी, कल इसके मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इवन अभी पूछ सकते हैं, और मैंने कहा था व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। तो ये वाला नंबर है मेरा,
ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप अगर कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो, आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी कल करते हैं।